कि जो लंग्स है या रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है उसके क्या काम है या टाइम रेस्पिरेटरी फंक्शन है, नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस है। उसके बाद अब जो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वो ये है कि पल्मोनरी वेंटिलेशंस, है ना। वेंटिलेशंस के साथ साथ चीज़ें कुछ बेसिक्स इसके अंदर में जानेंगे। पहले हम लोग अभी कुछ टर्म्स है उसको देखेंगे, फिर लंग्स के वॉल्यूम, कैपेसिटीज, ताकि आगे चल के हमको मैकेनिज्म्स वगैरह पढ़ने में बेनिफिट्स हो, है ना। तो सबसे पहले आते हैं कि पल्मोनरी वेंटिलेशंस है क्या। तो पल्मोनरी जो वेंटिलेशंस है सीधा कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ एयर, है ना। एयर का क्या है जो प्रोसेस है, किस चीज़ का, एयर का। क्या करना भाई, लंग्स ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन एंड आउट ऑफ द लंग ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन। जो भी लंग्स में एयर का प्रोसेस हो रहा है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, दिस इज कलेक्टिवली कह सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशंस बोलते। क्या बोलते, पल्मोनरी वेंटिलेशंस बोलते। अब इसके अंदर में एक चीज एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला आता है रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम, है ना। रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम का होता है, देखो मैं अभी आगे बताने जा रहा हूँ, तुम्हें दो चीज एग्जैक्टली पढ़ने को यहाँ पे मिलेगा। एक मिलेगा क्या, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, दूसरा मिलेगा लंग कैपेसिटी या लंग्स वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटीज, है ना। पहला डिफरेंशिएशन क्या होता है लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी में, ये भी तुम ध्यान रखोगे, आगे की टाइम में बताऊंगा। तो कहीं पे भी यदि वॉल्यूम की बात होगी, है ना, तो सिर्फ एक सिंगल वॉल्यूम की बात होगी। जैसे अभी मैं सपोज लंग्स है ये मान लो, लंग्स में अलग अलग वॉल्यूम है, रेसिडुअल्स वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम है, एक्सपिरेटरी टाइडल वॉल्यूम है ना, टोटल लंग्स वॉल्यूम है, तो अलग अलग देखने को मिलेगा। तो एक होगा लंग्स वॉल्यूम, दूसरा होगा लंग्स कैपेसिटी। तो सबसे मेजर जो डिफरेंस है, वॉल्यूम में हमेशा कोई एक यूनिट्स होगा और कैपेसिटी यही वॉल्यूम से मिलके बनता है। लंग वॉल्यूम तो सिंपल है, वॉल्यूम वर्ड तो समझ में आ रहा है, लंग्स का वॉल्यूम मतलब जैसे बोलूंगा टाइडल वॉल्यूम, तो बोलते 500 ml है। तो ये एक एयर का वॉल्यूम बता रहा है एक पर्टिकुलर इंस्पिरेशन एंड पर्टिकुलर इंस्पिरेशन पे एट नॉर्मल ब्रीदिंग। लेकिन लंग कैपेसिटी की जहां बात होगी, अलग अलग टाइप ऑफ कैपेसिटी पढ़ेंगे, अलग अलग वॉल्यूम भी पढ़ेंगे। तो कैपेसिटी में यही वॉल्यूम जब एक से ज्यादा, मोर देन वन, टू या टू मोर देन टू कह सकते हैं, दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम आपस में मिलेगा, उसी को हम लंग कैपेसिटी बोलते। क्या बोलते, उसी को हम लोग लंग कैपेसिटी। सिंगल फॉर्म में अगर कोई है तो वो लंग्स वॉल्यूम कहला रहा है। और यानी कि अमाउंट ऑफ एयर वी आर कंसिडर्स इन अ लंग्स, लंग्स में जब हम उसी अमाउंट ऑफ एयर को कंसिडर करें, और एक किसी को करेंगे तो वॉल्यूम बोलेंगे, और एक से ज्यादा को करेंगे तो लंग की कैपेसिटीज को बोलेंगे। तो सबसे पहला स्टार्ट होता है यहाँ पे रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम। अब ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ लंग्स एवरी मिनट अंडर द रेस्टिंग कंडीशन। यदि कोई व्यक्ति अगर एट रेस्ट पे है ना, कोई एक्सरसाइज नहीं है, दौड़ भाग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, हेल्दी है, सब कुछ है, तो एक मिनट में कितने अमाउंट ऑफ बेसिकली कह रहा है या इंटर करना, एंड साथ साथ हम लोग कह सकते हैं या अंडर द रेस्टिंग कंडीशन, या फिर लंग्स को से ब्रीथ प्रॉपर आ रहा है, एयर ब्रीदिंग का मामला आ रहा है। अब आगे मैं पढ़ाऊंगा भी तुम्हें, यहां पर इसको इन शॉर्ट RMV बोलते हैं, रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम। क्या बोलते, RMV बोलते। अब नॉर्मल पर इसका जो फॉर्मूला था RMV का, ये फॉर्मूला याद रखोगे। मैं जो भी चीज अभी पढ़ा रहा हूं, मैं कल अभी बता दे रहा हूं, ये कंप्लीटली क्लिनिकल चीजें हैं। जब तुम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराओगे किसी का, लंग्स की क्या कैपेसिटी है, कितना वॉल्यूम है, क्या चीज गड़बड़ हो रहा है, लंग्स की अक्सर बीमारी में जहां पर डिस्ट्रेस वगैरह आता तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराए जाते। तो एक पर्सपेक्टिव ये होगा कि चलो हमें कम से कम रिपोर्ट्स देख कर समझ में आए कि गड़बड़ कहाँ चल रहा है, पहला चीज। दूसरी चीज, जब वेंटिलेटर अगर ऑपरेट करने का कभी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मतलब जाओगे, मिलेगा ही मिलेगा हॉस्पिटल्स के अंदर में, तो यहाँ पर इन सारे वॉल्यूम का काफी रोल्स प्ले होता है। आपको वॉल्यूम कैपेसिटी को पता होना चाहिए। तो इसलिए पहला आता है रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम। तो इसका जो फॉर्मूला ये कहता है TV इंटू RR, TV इंटू RR। RR क्या है, रेस्पिरेटरी रेट, TV है टाइडल वॉल्यूम। एट नॉर्मल क्विट जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो 500 ml होता है। कितना, 500 ml जो है
वो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम है क्या मैं आगे बताऊंगा। ऐसे ही जैसे भी तुम सब बैठे हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ भी रहे हो, तो जो सांस तुमने लिया, लेने में कुछ अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं कि जो एयर है वो तो क्या होगा ना, 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर जो भी अभी सो, तो 500 ml वो जाता है। तो वो अमाउंट ऑफ एट अ नॉर्मल रेस्ट पे, नॉर्मल रेस्ट पे जो क्विक ब्रीदिंग हो रहा, जितने अमाउंट ऑफ एयर तुम लेते हो, इंस्पिरेट करते हो, दिस इज द इंस्पिरेटरी टाइडल, और जितने अमाउंट फिर छोड़ते हो, दिस एक्सपिरेटरी टाइडल्स, है ना। तो हमें पता ना, अब वेंटिलेटर हम लोग कहते हैं कि मशीन सांस देती है, तो भैया वॉल्यूम सेट करना पड़ेगा ना। अब टाइडल वॉल्यूम जो है, टाइडल वॉल्यूम जो है वो कितना हो, 500 हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम 500 हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पता चला कि हम लगा दे 1000, अब लंग्स में उतना तेजी से जाएगा, लंग्स क्या होगा, हम 500 सपोज पढ़ रहे हैं एवरेज, बाकी फिजियोलॉजिकली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हम अभी एवरेज वैल्यू की बात करें, और हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे टाइडल 300 ही सेट कर रहे हैं, एडल्ट पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सही से उतना प्रॉपर जा नहीं रहा, तो उसको वेंटिलेशन मिलेगा, वेंटिलेशन यानी कि प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन हो रहा, नहीं हो रहा सही से, वेंटिलेशन का ही मतलब, तो भी पेशेंट सर्वाइव नहीं करेगा। इसी तरह सारे अलग अलग वॉल्यूम है। तो अभी ये बता रहा कि पर मिनट में अगर हम लोग आते हैं तो 500 के 12 क्या रिस्पिरेटरी रेट। अब ये आदमी का वेरी हो सकता, किसी आदमी का नॉर्मल फिजियोलॉजी, हर आदमी का 12 रेट तो नहीं चल रहा होगा, हो सकता है किसी का 13 भी हो जाए, किसी का 11 भी हो जाए, किसी का 14 भी, मतलब यही 1 आध 2 को ऊपर नीचे वेरी करेगा। तो आपको टाइडल वॉल्यूम से क्या करना है, टाइडल वॉल्यूम को आपको रेस्पिरेटरी से मल्टीप्लाई कर देना है, देन जो रिजल्ट आएगा वो आपका मिलेगा क्या, तो लगभग 6 लीटर पर मिनट आपका क्या आता है, रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम आता है, पहला चीज, ठीक है। अब आता है एल्वियोलर वेंटिलेशन, क्या आता है, अब तो एल्वियोलर वेंटिलेशन से एल्वियोलर लेवल पे जो प्रोसेसिंग की बात होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर एंटरिंग द एल्वियोलाई इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में एल्वियोलाई में कितने अमाउंट ऑफ एयर है जो इंटर करता है। तो एल्वियोलर वेंटिलेशन की बात जब आती है तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या भाई, तो लंग्स में जितना एयर गया, लंग्स में जितना भी एयर गया सपोज अभी मान लो, तो अब वहां पर जो आपका टाइडल वॉल्यूम है, जब एट क्विट नॉर्मल ब्रीथ अभी करो, क्या लिया जो लिए वो क्या हुआ टाइडल वॉल्यूम, उसको माइनस कर देना किससे, डेड स्पेस से। डेड स्पेस जहां पर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, उसको उससे माइनस करके और रेस्पिरेटरी से मल्टीप्लाई करना है। टाइडल वॉल्यूम हमने बता रखा कि कितना है भैया, 500 ml है। डेड स्पेस इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं, बताया वो आगे आएगा भी 150 ml होता है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस, फिजियोलॉजिकल नहीं, एनाटॉमिकल। तो यहां पर बचेगा कितना, 350। 350 से क्या करो, 12 से क्या किया हम, मल्टीप्लाई किया 4.2 लीटर पर मिनट। मतलब अगर आप 5 लीटर ले रहे हो तो एल्वियोलाई पे कितना पहुंच रहा है, 4.5 लीटर पर मिनट, सॉरी 4.2 लीटर पर मिनट आपके एल्वियोलाई तक जा रहा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्वियोलर वेंटिलेशन बेसिकली कह सकते है ना। यानी वॉल्यूम ऑफ एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंटर इन एल्वियोलाई इन पर मिनट, कंप्लीट एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं ना, पूरी की पूरी एल्वियोलाई की हम बात करें, कलेक्टिवली हम लोग बात कर रहे हैं। अब कहता है कि अगर हम लोग देखेंगे इट इंक्रीज, ये जो वॉल्यूम है या एल्वियोलर वेंटिलेशन जो होगा, इट इंक्रीज रैपिड शैलो ब्रीदिंग, यानी ये अमाउंट बढ़ सकता है, नहीं कि ये तो नॉर्मल है, यदि किसी पेशेंट का या किसी व्यक्ति का जो रेस्पिरेशन है वो रैपिड शैलो होने लगे। इंक्रीज एंड डिक्रीज जो भी होगा, आगे इंक्रीज भी होगा, आगे इंक्रीज है ना। अगर यहां पर हम लोग बात करें बढ़ सकता है या घट सकता है, दोनों चीजें, तो डिक्रीज अगर कर रहा है तो किसमें, जब कोई पेशेंट किसी कारण से उसके जो सांस है रैपिड एंड शैलो होने लगी, रैपिड ऑफ द फास्ट है ना, इस तरह से रैपिड शैलो, तो वैसे कंडीशन में क्या देखते, रैपिड एंड शैलो के केस में यानी कि डीप नहीं हो रहा है, तो ब्रीदिंग में हम देखेंगे जो ये पर मिनट एल्वियोलर तक जो जाना है वो वॉल्यूम कम जाएगा। इंक्रीज में देखने को मिलता है स्लो डीप ब्रीदिंग, एक अभी जैसे बोले कि भले ब्रीदिंग स्लो होगा लेकिन डीप ऐसे ले सांस लेते हैं, तो डीप ब्रीथ हुआ, दैट्स ड्यूरिंग डीप ब्रीथ। अब कोई बीमारी है, किसी एकदम सांस ले रहा है तो खींच के ले रहा है, थोड़ा लंबा ले रहा है, फिर छोड़ रहा है तो लंबा छोड़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन अगर कहीं भी देखने को मिलेगा तो इसका मतलब है वहां पर एल्वियोलर वेंटिलेशन बढ़ चुका है। क्या हो चुका है, एल्वियोलर वेंटिलेशन बढ़ चुका है कंप्लीटली वहां पर, ठीक है। अब यहां पर ये चीज तो हो गई, चलो ठीक है, 2 चीजें। फिर एक आता है डेड स्पेस, जो ऑलरेडी पता भी है तुम लोगों को
लेकिन यहाँ पे दोनों डेड स्पेस को अलग अलग हम लोग सेपरेट करेंगे, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल। तो पहला चीज आता है पार्ट वेयर नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। डेड स्पेस किसको कहते हैं, तो मैंने कई बार पहले ही बताया कि कंडक्टिव सिस्टम, कंडक्शन जोन जो तुम्हारा था पूरा ब्रोंकियल ट्री के अंदर में, जहां पर गैस एक्सचेंज नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड स्पेस बोलते हैं। अब ये डेड स्पेस दो तरह का है, जनरली हम लोग देखते हैं एनाटॉमिकल, एक फिजियोलॉजिकल। देखिए एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या, पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज विच इज नॉट इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेटरी पैसेज का वो एरिया है ना जो कि वो गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं होता है एट अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन में, है ना। अभी नहीं, कल को एल्वियोलाई डैमेज हो रहा है तो घटता जा रहा है, फिजियोलॉजी उसकी हैम्पर्ड होती जा रही है, वो अलग चीज है। नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात करें वो पार्ट, दिस इंक्लूड द एयर इज अ नोज, जैसे नोज हो गया, फायरिंग जहां पर एक्सचेंज नहीं होता है, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, एंड ब्रोंकाई अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, है ना। यानी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद एक्सचेंज होता तो यहां तक के जितने भी एयर होगा ऑलमोस्ट 150 होता है, तो वो डेड स्पेस कहलाता है। और वो कैसा डेड स्पेस कहलाता है, तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहलाता है। टू थिक फॉर द गैस एक्सचेंजेस, बेसिकली हम लोग देखते हैं जब कभी थिकनेस है अगर बढ़ जाएगा, है ना, फॉर गैस एक्सचेंजेस, नॉर्मल वॉल्यूम है 150 लगभग। कभी अगर हम जब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट वगैरह होता है, तो अगर हमके पता करना हो कि इस व्यक्ति का या ये लोगों का जो टाइडल एनाटॉमिकल डेड स्पेस है, तो उसका एक मेजर्ड किया जाता है वही नाइट्रोजन एनालाइजर मेथड। यानी जब आप जाओगे बाज़ाब्ते पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का मशीन होता है, वहाँ नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है ताकि मेजर्ड करना आसान उसको हो जाता है कि जब दिया एक्सपोज कर तो कितने एरिया तक वो नाइट्रोजन जा रहा है। तो जहां पे भी एक्सपोज होता है मतलब तो वो कंप्लीटली यूज करता है नाइट्रोजन एनालाइजर मेथड से, जिसको यूज करके नॉर्मली क्या करता है कि आपको एनाटॉमिकल डेड स्पेस का फाइंड आउट कराता है वो, ठीक है। अब सेम साथ हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। इसमें क्या है, इट्स इंक्लूड anatomical dead space and a part of lungs where the exchange does not occur. फिजियोलॉजिकल एक तो चलो, क्योंकि जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है तो नॉर्मल है ना, दैट इज ऑल्सो फिजियोलॉजी। भैया ऐसा नहीं है कि आपका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, तो इसलिए कहता है कि जो फिजियोलॉजिकल है वो इंक्लूड तो एनाटॉमिकल को कर ही रहा है। ये पेशेंट के बॉडी में ये डेड स्पेस रहेगा, यहाँ पर एक्सचेंज नहीं भी हो रहा तो ये कर, लेकिन तुमको क्या अगर एल्वियोलाई है वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर नहीं होगा तो गड़बड़ है। जहां एल्वियोलाई है और वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा तो वो तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का तो जगह ही है, और वहां पर अगर नहीं होगा तो ये गड़बड़ की बात है। तो डेड स्पेस एंड पार्ट ऑफ अ लंग वेयर एक्सचेंज ऑफ डज नॉट अगर, एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस लंग्स का वो एरिया जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। नॉर्मली तो सिर्फ एनाटॉमिकल डेड स्पेस ही है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, बाकी एरिया कब होगा, इन एबनॉर्मल कंडीशंस में। तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के बारे में सीधा कहा जाता है कि क्या एक तरह से कहा जाता है कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस एल्वियोलर डेड स्पेस। एल्वियोलर डेड स्पेस डिपेंड करेगी कितने एल्वियोलाई डैमेज है। अब ये हर लोगों को बीमारी होगा, है ना, कंडीशंस होंगे तो अलग हो, तो ये एवरेजली हम लोग देखते हैं यहाँ पर सिंपल। तो इसलिए ये ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति में नॉर्मल है तो हम निकाल सकते, डिपेंड ऑन लंग्स के स्टेटस पे डिपेंड करेगा, लंग्स कितना डैमेज है, एल्वियोलाई जस्ट में हम बात कर सकते हैं। तो एल्वियोलर डेड स्पेस की अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन द गैस एक्सचेंज। सिंपल एक डेफिनेशन को समझ लें कि एल्वियोलर डेड स्पेस हुआ है कि जो एयर प्रेजेंट है एल्वियोलाई पे लेकिन वो एल्वियोलाई से गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा, वही अमाउंट ऑफ एयर क्या कहला जाएगा, जो वॉल्यूम होगा जितना एरिया पे नहीं हो रहा होगा उसके जो वॉल्यूम एयर होंगे वही एल्वियोलर डेड स्पेस कहला जाएगा, ठीक है। नॉर्मली वॉल्यूम क्या होता है, लगभग कह रहा है कि एल्वियोलर डेड स्पेस इज इक्वल टू फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। क्यों नॉर्मली ये इक्वल क्यों होगा कि भैया नॉर्मली तो हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि एल्वियोलर डेड स्पेस तो है ही नहीं, जब डिजीज आएगा तब होगा ना। तो कह सकते हैं कि जितना आप फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के बारे में पढ़ रहे हैं एनाटॉमिकल प्लस एल्वियोलर, तो एनाटॉमिकल कितना है 150 और एल्वियोलर डेड स्पेस नॉर्मल कंडीशन में तो 0 कंसिडर हम लोग करेंगे। तो इसका मतलब फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इक्वल टू एनाटॉमिकल डेड स्पेस। तो नॉर्मली फिजियोलॉजिकल और क्या कहते हैं यहाँ से, हाँ, जैसे एल्वियोलाई डैमेज होने लगेगा या वहां पर डैमेज हो गया या फिर वहां पर फ्लूइड है, कोई भी चीज इस तरह से आ रहा है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को रोक रहा है, दैट इज अ डेड स्पेस हो जाएगा।
फिर वहां पर धीरे जितना भी अमाउंट बढ़ता रहेगा वो अपने PFP होता है, फंक्शन पलोनी फंक्शन टेस्ट, तो वहां पर पता चलता जाता है। तो कह रहा फिजियोलॉजिकल डेटा स्पेस मोर इंपोर्टेंट इन सिग्निफिकेंट देन द ADS, है ना, क्योंकि ADS देखिए क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल डेटा स्पेस तो ऑलरेडी पता है हमको, फिजियोलॉजिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि अब फिजियोलॉजी में कौन वाला पार्ट जो एल्वियोलर डेटा स्पेस है वो क्लिनिकली हमको फाइंड आउट करना ये कितना चला, अगर 0 चल रहा है या नियर अबाउट चल रहा है तो ठीक है, लेकिन रिपोर्ट मारा एल्वियोलर डेटा स्पेस इतना, मतलब तुम्हारा लंग्स इस गोज टू डैमेज, कंप्लीट जा रहा है, डैमेज हो रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ बेसिकली कहता है कि एट्रियोवेनस शंट एंड पल्मोनरी इम्बोलिज्म, कई ऐसे कंडीशंस है लंग्स के, वैसे केसेस में देखने को मिलता है कि आपका जो PDS है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, वो पल्मोनरी इम्बोलिज्म का कहानी बताते हैं, कभी कोई आपका थ्रोम्बस बॉडी के किसी पार्ट में बन रहा है बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में जाकर के, अब इम्बोलिज्म का क्या हुआ, एल्वोलाई के लेवल पे मान लो कि ऐसे गैस चल रहा है, यहाँ पर क्या है, कैपिलरीज है। अब इम्बोलिज्म होता है कि मान लो तुम्हारे बॉडी में कहीं पे भी क्या बना, ब्लड क्लॉट हुआ, अब वो टूट करके जा रहा था, अब ये कैपिलरीज है, ब्लड का जो क्या कहते हैं क्लॉट, जो वो आकर के इसको मान लो ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, जो RBC है, ब्लड है, वो इधर से इधर सही से जाएगा। अब इधर से इधर कैपिलरीज पे ब्लड का मूवमेंट अगर प्रॉब्लम आया तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। तो एल्वियोलाई में तो कुछ नहीं है, हम प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कहाँ आ रहा है, तो लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ नहीं हो रहा है। तो जिस एरिया पर जहां के एल्वियोलाई के पास इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन या कुछ फील होगा, तो वो एरिया क्या कहलाएगा, डेड स्पेस, एक्सचेंज नहीं हुआ, दैट मींस डेड स्पेस, चाहे वो एल्वियोलाई अपने आप को हेल्दी क्यों नहीं बता रहा हो। तो जरूरी नहीं कि एल्वियोलर डेड स्पेस होने के लिए प्रॉब्लम एल्वियोलाई के अंदर ही हो, इट मे पॉसिबल कि यहीं पर आ जाए, कंजेशन हो जाए, तो वो भी पॉसिबल है। बट इस चीज को याद रखना, ये तो कॉमन सबको सुन में आ रहा था, लेकिन ये भी याद रखना कि जरूरी नहीं कि एल्वियोलाई में ही प्रॉब्लम होगा तो एल्वियोलर डेड स्पेस आएगा, ये आउटसाइड ऑफ कैपिलरीज में भी आ रहा है। अब आर्ट्रियोवेनस शंट बन जाए, मतलब डायरेक्टली आर्ट्रियो, जैसे हमें पता है कि आर्ट्रियम जो भी आर्टरी है बॉडी में, वेन है, ये आपस में जब जुड़ता है तो बीच में कैपिलरीज का रोल है, लेकिन कहीं कहीं हम आर्टरी डायरेक्ट कनेक्टेड इनटू वेन, दिस इज द आर्ट्रियोवेनस शंट, इसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर लंग्स के अंदर में कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा तो गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो, क्योंकि मिक्सिंग हो जाएगा, तो मिक्सचर्स ऑफ गैसेज जाएगा, तो वो कंप्लीटली क्या होगा, डेड। अब ये बनना था आर्टरी से वेन में, क्या बनना था, कैपिलरीज, अब कैपिलरीज बना नहीं, मान लो शंट बन गया डायरेक्टली, कैपिलरीज तो एक्सचेंज किस में होगा, एक्सचेंज लेवल की, किसको क्या चाहिए, कैपिलरी चाहिए। अब कैपिलरी लाने डायरेक्टली शंट बन गया, एट्रियम और वेनस के बीच में डायरेक्ट ब्रिज बन गया, तो ब्लड यहाँ से आ जाए। अब भाई ये इस बीच में जो बनेगा ये थिक हो, ये कैपिलरीज तो है नहीं, तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, नहीं होगा। तो ये भी एक तरह के क्या करेगा, आपको एल्वियोलर डेड स्पेस को बढ़ाने की कोशिश करेगा, वहां पर भी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो वो बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली हम लोग आते हैं लंग्स के वॉल्यूम में, हम लोग बात वही करें लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। लंग्स वॉल्यूम सबसे पहला सिंपल है, टाइडल वॉल्यूम। क्या है, टाइडल वॉल्यूम है। अब टाइडल वॉल्यूम हम लोग देखते हैं क्या, अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इनटू द लंग्स, है ना, जो अमाउंट ऑफ एयर जो करता विद द ईच इंस्पिरेशन ड्यूरिंग द क्वाइट ब्रीदिंग। एक नॉर्मल ब्रीदिंग के समय पे जो भी अमाउंट ऑफ एयर जो है, जो भी अमाउंट ऑफ एयर जो है आपके बॉडी में अगर गया, आप बैठे हो लिया, दैट इज अ टाइडल वॉल्यूम। जो अब थोड़ा डिवाइड अगर हम लोग करते हैं, तो जब जो लिया इज इंस्पिरेटरी टाइडल, और जो छोड़ा वो ये लगभग बराबर होता है, जितना आप लेते हो आप खुद भी फील कर सकते हो, जितना हम लेते हैं लगभग उतना हम लोग छोड़ते। इससे पहले भी ऑलरेडी ऐसा नहीं लंग्स में एयर है और वॉल्यूम है, तो इस जो टाइडल वॉल्यूम क्या है, एट अ नॉर्मल ब्रीदिंग यानी क्वाइट ब्रीदिंग एट अ रेस्ट कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ एयर आपने इनहेल किया, दिस इन इंस्पिरेटरी टाइडल, और जो एक्सहेल किया दिस इज एक्सपायरेटरी टाइडल। इट इज अबाउट लगभग 500 से 750 ml एवरेज दिया, बट ज्यादातर स्टैंडर्ड बुक आपको 500 ही कंसिडर करते, बट यहाँ पे मैंने आपको एक एवरेज वैल्यू लिखा है, बट आपको ये करना, हालांकि और भी आगे जाओगे तो चीजें बदलती है केजी के हिसाब से, इन ऑल इस के हिसाब से, बट अभी हम लोग इस चीज को क्लियर रखते हैं कि जो एवरेज वैल्यू वो 500 से लेकर के 700, बट मोर अप्रोप्रिएट जो है ना 500 ml टाइडल वॉल्यूम, है ना। अगर एक लाइन तुमसे पूछे तुम 500 ml बोल सकते हो ना। उसके बाद आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये है क्या भाई, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब सब देखो यहाँ पे वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम आया, एक अमाउंट ऑफ चीजों की बात कर रहे हैं। The air is spied with the maximum inspiratory effort in the excessive of tidal। अब मान लो हमने ऐसे सांस लिया, टाइडल गया, उसके बाद और ले रहे, तो टाइडल के बाद जो हम ये तेज जब सांस लिया, ये नॉर्मली लिया,
हमने इसमें क्या लगाना हुआ, थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ा, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेशन का मतलब तो अंदर, तो आफ्टर ए टाइडल, जैसे यहां मान लो हमने सांस ऊपर यहां पर है, टाइडल की अब ले रहे, तो ये क्या हो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो कह रहा है एयर इंस्पायर्ड, हमने जो सांस लिया, अब मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट, जो भी हमारा जितनी ताकत थी हमने उतना लगाया, ऑफ टाइडल वॉल्यूम, यानी टाइडल वॉल्यूम के बाद एक से एफर्ट इन एक्सेस ऑफ टाइडल वॉल्यूम के अलावा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे IRV, यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये लगभग आपका 2 लीटर के आसपास होता है, यानी 2000 ml के आसपास होता है। सिंपल अगर समझने की कोशिश करें तो ये मान लो तुम्हारा लंग्स है, अभी 2 पॉइंट, हम 2 पॉइंट की बात करें, ये तुम्हारा लंग्स है, ठीक है, इसकी बात मैंने, हाँ मैंने बता रहा, अगर हमने एयर लिया तो पहला आएगा 500 ml टाइडल वॉल्यूम, अब इसके बाद ये मान लो टाइडल वॉल्यूम से ये भाड़ा हुआ है, नीचे भी और भी होता है, इसमें अभी बताऊंगा तुम्हें, पहला नॉर्मल क्विटलेटल, अब और ज्यादा हम एयर लिया है, अब जो हम एयर लिए तो फिर कुछ अमाउंट ऑफ आ रहा होगा, यही कहलाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये लगभग 2 लीटर के आसपास होता है। अब जैसे आप दौड़ने लगे, एक्सेसिव कर, वहां पे नॉर्मल क्विट ब्रीथ नहीं चल रहा, वहां पे जब सांस लेते तो टाइडल वॉल्यूम भी जा रहा है और इंस्पिरेटरी रिजर्व, खूब तेजी सांस ले रहे हो तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी अंदर जा रहा है, ठीक है, तो लगभग इसकी वॉल्यूम तो भी है। अब आता है दूसरा, आता है रेजिडुअल वॉल्यूम, चलो सॉरी, इससे पहले एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वही चीज है, दिस इज वॉल्यूम एक्सपेल्ड बाय एक्टिव एक्सपिरेशन ऑफ एफर्ट आफ्टर द पैसिव एक्सपिरेशन। हम लोग एक्सपिरेशन करते, कल भी मैं बताते इससे शुरू के दौरान कि जब इंस्पिरेशन लेते हैं तो एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन एक्सपिरेशन करते हैं तो वो क्या, पैसिव प्रोसेस है। तो आफ्टर पैसिव एक्सपिरेशन, तो पैसिव एक्सपिरेशन के अंदर में क्या निकालते, टाइडल वॉल्यूम निकालते, क्या निकालते, अब हमने सांस लिया सपोज ऐसे ले लिया, अब छोड़े टाइडल, अब उसके बाद जो छोड़ेंगे बहुत तेजी के साथ फोर्सफुली जब एक्सपिरेशन करेंगे, है ना, क्या करेंगे, फोर्सफुली जब एक्सपिरेशन करेंगे आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, कब सांस लिया, अब हम छोड़ने के बाद जो एकदम उसके बाद फोर्स के साथ जो निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो जो कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सुनो, रिजर्व था हमारे, ऐसे अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो टाइडल जा रहा है, टाइडल निकल रहा है, टाइडल जा रहा है, टाइडल, अगर हम चाहते हैं, हमको बॉडी को जरूरत है, हम जोर से सांस लेते हैं ना, जब दौड़ गया तो बॉडी को नीड बढ़ गया, तो ले लेके हम बॉडी को रिजर्व करा रहे हैं, और जब हम निकाले तो वो भी संयुक्त करके क्या, जो गया था रिजर्व में वो रिजर्व में निकल रहा होता, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या होता, ये लगभग हम लोग देखते हैं रिजर्व वॉल्यूम जो 1 लीटर का होता है, कितना होता है, लगभग 1000 ml यानी 1 लीटर का होता है। अब आता है रेजिडुअल वॉल्यूम, देयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर द मैक्सिमम एक्सपिरेशन। अब तुम पूरे ताकत के साथ अगर चाह के भी लंग से निकालते हो, जैसे सांस छोड़ो, है ना, छोड़ो, सब लोग छोड़ो, जितना ताकत है छोड़ो, जितना तुमको लग रहा है कि हम एयर निकाल सकते, निकालो, निकालने के बाद लंग्स खत्म, कुछ अगर लंग्स खत्म नहीं, मतलब उसके अंदर कुछ भी अमाउंट ऑफ एयर है, गैस है, जो भी है उसके अंदर है, उसी को जो बच गया, मान लो कि जैसे यहां पर हमने बोला कि तुमको ये लंग्स है, मान लो, अब इस लंग्स के अंदर में एक वॉल्यूम, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम, ये मान लो ऊपर में अभी चल रहा है टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल, ये मान लो एक्सपिरेटरी, तुम जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये रेजिडुअल वॉल्यूम, पहले टाइडल निकाले थोड़ा सा, फिर ये भी निकाल दी, उसके बाद जो बचा ये बना क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम, क्या बना, इसके बाद जो बना रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी आप अपना ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है लगभग ये 1300 ml, आप कितनों कुछ कर लीजिए, निकाल लीजिए, फिर भी आपके लंग्स में कितना है, 1300 ml ऑफ ऑक्सीजन या गैस कह सकते हो, कंप्लीट गैस मिक्सचर होता, तो इतना तुमको 1.3 लीटर जो तुमको देखने को वहां पर मिलेगा ही मिलेगा, है ना। यही कहा जाता है, कभी कभी आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में आएगा, ऐसा कौन सा वॉल्यूम है जो एक्सचेंज नहीं होता, रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये अंदर में पड़ा नहीं, निकल ही नहीं रहा है। बाकी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो अंदर से आ रहा है, अंदर बाहर उसका हो रहा है, लेकिन रिजर्व वॉल्यूम कुछ भी ताकत लग, तुम मैक्सिमम फोर्स लगा के निकाल दिया सबको, फिर भी जो बचा रहा है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। हाँ बोलो, हम मरने के एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, किसके एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, क्या हुआ,
वो डेट करते हैं इंसान कभी वो समय निकाल के जब मर जाएगा तो पूरा सांस निकालने की कोशिश करेगा। तो लाइफ तुम कॉमन सोचोगे जब पूरा सांस निकालने की कोशिश करेगा, जब जिंदा हेल्थ आदमी पूरा रेजिडुअल को बाहर नहीं, तो उससे कैसे रेजिडुअल बाहर जाएगा? उससे रेजिडुअल वॉल्यूम कैसे बाहर जाएगा? वो उस वॉल्यूम को मेंटेन कर। तुम अगर किसी जानवर के लंग्स को लेना, काटने के बाद अंदर होलो रहता, स्पेस खाली रहता है, देखियो ना, तो खाली से उन्हें क्या रहता है? कौन सा एयर रहता है? रेजिडुअल वॉल्यूम ही रहता है वो सब, है ना। तो मरने के जिंदा में जब नहीं निकल रहा तो मरने के बाद कैसे नहीं? कोई फोर्स ही नहीं लगा पाएगा उस तरह का। और पैसिवली तो निकल नहीं रहा है। पैसिवली निकलना होता तो जैसे अभी हम पैसिव एक्सपिरेशन हो ही रहा है, एक्टिवली एक्सपिरेशन क्या है? एक्सपिरेशन जो भी हो रहा है वो सब क्या है? अभी बता, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम भी आप निकालते तो उसके लिए भी एक्टिव फोर्स पैसिव लग रहा है। तो पैसिव वहां तक लग रहा है। पैसिव आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आप जो निकाल रहे उस पैसिवली नहीं, वहां पर फोर्स लग रहा है। जब एक्सपायरेशन अगर फोर्सफुली करोगे तो वहां पर क्या लग रहा है? एक्टिव हो जाएगा, फोर्स लग रहा है। रेजिडुअल तो जब हम अलाइव है तब तो निकाल ही नहीं पा रहे, तो डेड के बाद अब एक्सचेंज ऑफ चीजें का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, एक्सपायरेशन भी तो एक्टिव होता है दोनों हो गए एक्सपायरेशन। हम एक्सप्रेशन किसको पढ़ते हैं? पेशेंट खूब खाफता हुआ उसके एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम फिजियोलॉजी को पैथोलॉजी से मिला नहीं सकते। दैट इज अ नॉर्मल क्विक ब्रीदिंग। आप कोई आ जाए कि सर आपने एक्सप्रेशन पैसिव पढ़ा है, हम आदमी को देखे तो खूब जोर जोर से सांस निकाल रहा था। भाई जोर से निकाल तो कुछ गड़बड़ी होगा ना, तो शौक से थोड़ी ना जोर जोर से निकाल रहा होगा। आपको हाथ दौड़ता हुआ आ रहा है, हाफता हुआ 1 घंटा खूब खेल लिया आ रहा है, तो फिजिकल एक्सर्शन से एक्सर्शन खत्म, फिर चीजें खत्म। ठीक है, तो यहां तक जो भी चीजें थी वो क्या था? वॉल्यूम। अब आ रहा है लंग कैपेसिटी। क्या आ रहा है? लंग की कैपेसिटी आ रही। सबसे पहले आता है टोटल लंग कैपेसिटी। क्या आता है? टोटल लंग कैपेसिटी। चलो इसको मैं लास्ट बताऊंगा, सबको ये जोड़ा जाता है टेल से, विच इज अबाउट 5 लीटर आता है, मैं जोड़ के बताऊंगा। पहला जो वाइटल कैपेसिटी से स्टार्ट करते हैं। वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द फुल इन्फ्लेटेड लंग्स। कह रहा जो भी अमाउंट ऑफ एयर है, मैक्सिमम एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द फुल इन्फ्लेटेड। अब जैसे तुम सांस लिए, पूरा लंग्स तुम्हारा क्या हुआ? इन्फ्लेट हो गया। इन्फ्लेट मतलब फैलना। तो ये पूरा का पूरा जब, अब ये पूरा का जब तुम लिए, जैसे आप सोचो हम अभी सांस लिए थोड़ा सा, क्या गया? टाइडल। क्या गया? इंस्पिरेटरी रिजर्व। इससे आगे भी जाएंगे, इससे ऊपर जा सकते हैं, मतलब वहां, इससे आगे नहीं जा सकते। ठीक है, हाँ। तो ये चीज लिया, मान लो अब लिए हम रुक नहीं सकते उतना देर, तो फिर बोलेंगे कैसे जी, है ना। मान लो अभी सब अंदर में ही है, निकला नहीं है। ठीक है, तो अंदर गया। अब जब कंप्लीट मेरा लंग्स क्या होगा? इन्फ्लेट हो गया, जितना लेना था ले। अब यहां सब निकालने की कोशिश करेंगे, तो पहले क्या निकलेगा? टाइडल वॉल्यूम। फिर जो हमने जो स्प्रेड करके एक्सेसिव लिया वो निकलेगा, तो एक्सपेक्टरी रिजर्व वॉल्यूम जो लिया था वो निकला। फिर जो ऑलरेडी लंग्स के अंदर अब जैसा एक्सपेक्टरी रिजर्व वॉल्यूम है वो निकला। तो इस टोटल को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? वाइटल लंग कैपेसिटी। वैसे तो कैपेसिटी में क्या हुआ? दो से ज्यादा वॉल्यूम। अभी बता नहीं कैपेसिटी कोई रेजिडुअल वॉल्यूम कोई निकल रहा? नहीं, वाइटल कैपेसिटी में नहीं आएगा, वो टोटल लंग कैपेसिटी में आएगा। वाइटल कैपेसिटी किसको बोले? मैक्सिमम एयर एक्सपेल्ड, वो ज्यादा से ज्यादा एयर जिसको हम निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा रेजिडुअल को निकाल सकते हैं, तो रेजिडुअल वाइटल कैपेसिटी में नहीं आएगा। निकाल किसको सकते? टाइडल को। एक्सप्रेशन खूब तेज लिए उसको निकाल सकते। जो आपका स्पीड रिजर्व वॉल्यूम था उसको, जैसे नॉर्मल खुद ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम लिया हल्का सा, छोड़ने के बाद फिर भी हम वजह तेज लिए नहीं, फिर भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही? सांस लिया नॉर्मल, फिर छोड़े, उसको तेजी से छोड़ो। यानी कि छोड़ने में 2 चीज, टाइडल और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों हम लोग क्योंकि वो लंग्स के अंदर रिजर्व होता है। जरूरी नहीं कि हमेशा कि जब हम फोर्सफुल एक्सप्रेशन करेंगे तभी फोर्सफुल एक्सप्रेशन कर सकते, ये पॉसिबल। तुम टाइडल ले रहे हो लेकिन टाइडल और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों सर। तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब ये हुआ कि टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस, तो तुमको सिर्फ ये इसका वॉल्यूम रटने की जरूरत नहीं है। ये 3-4 वॉल्यूम रट लो, इसमें ये सोचो कि इसके अंदर आता क्या क्या। वॉल्यूम याद रख के कैलकुलेट कर लोगे। 3500 ml 3.5 लीटर्स, है ना। वाइटल क्या टोटल लंग में क्या होता है? सारा आ जाएगा, इसमें रेसिडुअल हम लोग काउंट करेंगे, है ना। अब उसके बाद आता है फोर्स, वही चीज है, थोड़ा सा
थोड़ा सा डिफरेंसेस है इसके अंदर में, हालांकि बहुत मेजर डिफरेंस कह रहा है। फोर्स वाइटल कैपेसिटी, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन एफर्ट। अब देखो दो बहुत टेक्निकल वर्ड यहाँ पर डिफरेंस तुमको बता रहे हैं। कह रहा है कि द लार्ज अमाउंट ऑफ एयर, वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर कैन बी, जो कर सकते एक्सपायर निकाल सकते हैं, कब? तो आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन ले रहे टाइडल इंस्पिरेशन, और उसके बाद जब इंस्पिरेशन लेंगे वो क्या होगा? स्पिरिट। अब स्पिरिट रिजर्व को हम अगर चाहें तो अगर पूरा लिया, अगर हम चाहें बीच में छोड़ दिया, मेरी बात समझ आ रही? या हम चाहे तो इंस्पिरेशन को क्या किए, पूरा इंस्पिरेशन किए, या फिर अगर हम लोग चाहे तो अगर तेज नहीं लेकर के हम पीछे, दोनों क्या कराएगा? फोर्सफुल इंस्पिरेशन है, ये कंप्लीट हुआ, ये इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि ये एक अलग से थोड़ा ले फोर्स वर्ड इसके लगा। हालांकि वाइटल कैपेसिटी, फोर्स वाइटल कैपेसिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं, हम पहले बता दे रहे हैं, टेक्निकली बहुत ज्यादा, सॉरी क्लिनिकली बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बट हम यहां पर तो वो चीजें यानी इंस्पिरेशन जब कंप्लीटली फोर्स के साथ हम लोग ले हुए होंगे, फोर्स के साथ लेंगे, वो दैट कैन एक्सपायर मैक्सिमम। अब हम देखो टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटर रिजल्ट, अब ये प्लस में डैश देके छोड़ दिया, इस फोर्स की वजह से कितना ज्यादा बढ़ेगा ये कोई काउंटेबल नहीं है। तो लगभग ये ले के चलते हम लोग, इट इज अ मेजर्ड क्लिनिकली एज अ इंडेक्स ऑफ पल्मोनरी फास्टर, या वैसे भी क्लिनिकली की मेजर्ड हम लोग करते, लेकिन तुम देखो फोर्स वाइटल कैपेसिटी और क्या कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, दोनों में फर्क है। टीवी, आईआरवी, ईवीआर, यहीं पे भी है टीवी, आईआरवी, ईआर, बस ये जो थोड़ा सा हो रहा है ये मिजरेबल है नहीं, ये वैसे क्लिनिकली जब आएगा कोई इस तरह की पेशेंट्स, यही कोई क्लियरेंस इसका नहीं है, इंस्पिरेशन का कि एक्सप्रेशन का डॉट डॉट है, ये कोई नहीं। बट यहां पर इस चीज को समझो, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड, तो ये कैलकुलेट यहाँ एक्सपायर्ड का ही होगा जो आप निकाल रहे हो। अब वो कब लिया आपने, हाफ इंस्पिरेशन पे लिया था या फुल इंस्पिरेशन पे लिया था? तो मेरा कहने का मतलब यह कि फोर्स वाइटल कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी एक ही बात अगर कि यहां पर चीजें फोर्सफुली हो रही है, वहां पर चीजें जो नॉर्मल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वहां भी फोर्स लग रहा है, यहाँ पर एक मतलब इंटेंशनली फोर्स हम कह सकते हैं, एक तरह का इंटेंशनली फोर्स लग रही है यहाँ पर। बेसिकली डिजीज कर, यानी कि समझ लो ऐसे अगर हम फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, हम तुमसे सांस कह रहे, लो तेज सांस लो, चलो आज बाबा रामदेव का कपालभाति करो, तुम लो तेज सांस, कम से कम पता तो चले हमारा सांस ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। तो ये तुमसे जो हम करा रहे हैं, तुम्हारी कोई पैथोलॉजी है अभी, तो यहाँ पर जो वाइटल कैपेसिटी का मामला होगा ये दे फिजियोलॉजी। लेकिन कोई बीमारी आ गया लोगों को, अब बीमारी की वजह से वो लंग्स से कोई बीमारी, अब वहां हम लेबर ब्रीदिंग हो रहा है, फोर्स सांस खींच रहा है, सांस छोड़ रहा, दैट वहां पर हम लोग कंसिडर करते हैं क्लिनिकली वाइटल फोर्स कैपेसिटी, यानी फोर्स वाइटल कैपेसिटी। तो ये लगभग क्या बराबर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस इसको लेके चल सकते हैं, ठीक। फिर आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये तो खैर समझ में आ जाए, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल इंस्पिरेशन। जैसे तुमने नॉर्मल इंस्पिरेशन लिया, फोर्सफुली नहीं, नॉर्मल सांस लिया, अब तुम छोड़ो, जितना ताकत है उतना ताकत लगा के छोड़ सकते हो। तो जो भी तुम निकाल रहे हो क्या निकालोगे, टाइडल को और एक्सपायरेटरी को, इससे ज्यादा कुछ निकलेगा? तो वही अगर टाइडल और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को ऐड करते तो वो क्या बनता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बनता है, कि आपके पास एक्सपायरेशन करने की यही कैपेसिटी है। क्या ये इसलिए मैं भी पढ़ा रहा हूं, आगे चल के मैं अभी बताऊंगा। जैसे कि एम्फाइसेमा डिजीज होता है, अमाउंट ऑफ एयर जाता कुछ और है, निकलता कुछ और है, लंग्स में ट्रैप होता रहता है। इसलिए जो एम्फाइसेमा का तुम एक्सरे करोगे तो जरूरत से ज्यादा काला दिखेगा, जरूरत से ज्यादा। जैसे ऐसे तो लंग्स ब्लैक दिखता ही है एयर की वजह से, लेकिन वो डार्क ब्लैक और भी ज्यादा दिख, क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग एम्फाइसेमा का होता है कि एयर आता जितना उतना निकल नहीं पाता, वो धीरे धीरे ट्रैप होता रहता। तो अलग अलग एक लंग का एक्सपेंशन भी होता है, क्वाइलिंग भी लॉस होता रहता है, और एक्सरे कराओगे तो लंग्स तुमको लंबा भी दे, मतलब एक क्लिनिकली बता रहा हूँ। और कलर बहुत डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि एयर जो है वो नॉर्मल से ज्यादा है। आपको सर नॉर्मल से ज्यादा तो अच्छी बात है ना, कोई भी चीज, पानी भी नॉर्मल से ज्यादा वाटर इंटॉक्सिसिटी हो जाती है। तो इसका मतलब नहीं है लंग्स है एयर है तो भर देते, टैंक ऑक्सीजन का लगा दो, डायरेक्ट डर जाता रहेगा, तो पॉसिबल तो है नहीं। तो एक्सेसिव अगर क्या होता है एम्फाइसेमा के केस हम बता रहे, तो वहीं पर अगर हम टाइडल वॉल्यूम निकालें, भैया जो जा रहा है वो निकल क्यों नहीं रहा, तो ट्रैप हो रहा, इसलिए पता चलेगा ना, हाँ इतना अमाउंट ऑफ एयर जो कहीं ना कहीं लंग्स के अंदर में ट्रैपिंग हो रहा है उसका, ठीक है। अब यहाँ थे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब ये क्या भाई,
तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर द एक्सपायरेशंस ऑफ अ नॉर्मल ब्रीदिंग। अब देखो, जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग चल रहा है, हम सांस लिया, सांस लिए, सांस छोड़े। अब जैसे सांस छोड़े तो अंदर क्या बचा, ऐसे देखो, ये अभी लंग्स के अंदर में एक लंग्स है मान लो यहाँ पर, तो इसके अंदर में अभी है टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद इसके अंदर में क्या होगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद अगर अब अंदर में अगर हम लोग बात करें तो रेजिडुअल वॉल्यूम। जनरली अगर नॉर्मल क्विट ब्रीदिंग चले, यहाँ पे क्या है, क्या वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर द एक्सपायरेशन द नॉर्मल ब्रीदिंग। अब नॉर्मल ब्रीदिंग में हमेशा कौन निकल रहा है, टाइडल निकल रहा है, टाइडल ही आ जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि यदि ये निकल गया नॉर्मल ब्रीदिंग पे, एक्सपायरेशन इसका हो गया, तो बचेगा कौन, इस जो आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी एक्सपायरेटरी रिजर्व ना, इंस्पिरेशन तो हम टेस्ट किए नहीं है, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये बचा, रेजिडुअल तो हमेशा रहेगा, ये तो चेंज होने वाली चीजें नहीं है। तो ये दोनों मिलाकर के क्या कहलाता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम एक अलग चीज है, रेजिडुअल कैपेसिटी अलग चीज है। तो ये तुमको देखने को, इट इज अबाउट लगभग 2 से 5 के आसपास, 2.5 के आसपास हम लोग देखते, ये तुमको वॉल्यूम में नॉर्मल देखने को मिला। तो ये जो तुम क्या हुआ, ये जो है मेरे कहने का फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये हुआ कि एट अ नॉर्मल ब्रीदिंग जो तुम अमाउंट ऑफ एयर तुम्हारे लंग्स में बचता है जब नॉर्मल एक्सप्रेशंस करने के बाद, तो नॉर्मल एक्सप्रेशन क्या हुआ, नॉर्मल टाइडल को तुम निकाल दिए, अंदर अब क्या बचेगा, जो हम अच्छा नॉर्मल टाइडल को जब हम निकाले तो अंदर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बचेगा, फिर क्या बनेगा, रेजिडुअल, इन दोनों को मिला दो, क्या बन गया तुम्हारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या बन गया, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये पूरी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम को एक एक करके समझो, चीज़ों को याद रखना, ठीक है, ताकि आगे जो चीज़ें पढ़ाने और चीज़ें बताई जाएगी तो वो आपको समझ में आ जाएगी।